अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वाले असबाक में हमने पढ़ाया था सुहैल अज़ीम आबादी का लिखा हुआ जो अफसाना है आपके किताब के अंदर, भाभी जान, उसको पढ़ाया था। आज उसी का हम सवाल और जवाब देखने वाले हैं कि आपके किताब के अंदर जो सवाल दिया गया है आज हम उसको हल करने वाले हैं। तो चलिए, हमने सवाल को भी और उसके जवाब को भी लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का सवाल और उसका जवाब क्या है। तो शुरू में दिया गया कि मुख्तसर तरीन सवालात, यानी सबसे छोटे ये सवालात हैं, उसको जिक्र किया। तो पहले नंबर सवाल दिया गया है आपकी किताब के अंदर, ये सवाल आपकी किताब से लिख दिया गया है, उसके साथ साथ उसका जवाब भी लिखा गया है। पहले नंबर में दिया गया कि सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, उसके जवाब में जिक्र किया कि सुहैल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद 2 नंबर सवाल में पूछा कि सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, यानी सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में पूछा कि उस भाई बचपन में उनका नाम क्या था। उसके जवाब में लिख दिया सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है ना। 3 नंबर सवाल में कहा कि सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ। तो उसके जवाब में जिक्र किया सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम 4 चेहरे हैं, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाया हुआ था। यानी देखिए, यहाँ पर जो आप ये सन जो देख रहे हैं ना, ये आपके किताब के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये मुताला के रूह से ये पता चलता है कि ये 4 चेहरे जो है ये 1934 ईस्वी में शाया हुआ था, ठीक है ना। 4 नंबर सवाल में जिक्र किया कि सुहैल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि सुहैल अज़ीम आबादी साहब जो है वो घर पे तालीम हासिल नहीं किए थे, वो मतलब अपने आबाई वतन पे वो तालीम हासिल नहीं किए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि सुहैल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौल गांव के मदरसे में हुई थी। ये इनकी इब्तिदाई तालीम भदौल गांव के मदरसे में हुई थी, ठीक है ना। चलिए, अब अगला है मुख्तसर सवालात। पिछला जो सवालात था वो मुख्तसर तरीन सवालात, जिसका जवाब भी आपने देखा। यहाँ से है मुख्तसर सवालात। तो पहले नंबर में दिया गया है, हमने सवाल को भी जिक्र कर दिया, सवाल को भी बोर्ड पे लिख दिया है और उसके जवाब को भी लिखा है, ताकि सवाल के साथ जब जवाब आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। यानी आपका सवाल क्या है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था। उसके जवाब में है लिख रखा हमने कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। यानी कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार आपके कहानी में जो पेश किया गया है उसका नाम क्या था, अख्तर था, ठीक है ना। दूसरे नंबर सवाल देखिए, दूसरे नंबर सवाल में पूछता है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। यानी आपके किताब के अंदर दूसरा सवाल दिया गया है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। उसके जवाब में जिक्र किया कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि वो सियासी आदमी थे और उन पर काफी मुकदमा था। एक से बेल होता जब तक दूसरे मुकदमा में जेल चले जाते थे। देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज जिक्र किया सियासी आदमी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि वो सियासत से जुड़े हुए थे, यानी पॉलिटिक्स में वो लगे हुए थे। और जो लोग सियासत से जुड़े होते हैं ना, तो उनके ऊपर काफी मुकदमा होता है, ठीक है ना। सेम कंडीशन इनके पास भी था कि ये सियासत से जुड़े हुए थे और एक से मुकदमा होता और इनके ऊपर काफी मुकदमा भी था, यानी काफी केस इनके ऊपर था। एक मुकदमा हल होता जब तक दूसरा मुकदमा में ये जेल चले जाते थे, यानी दूसरा मुकदमा फिर बाहर आ जाता, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर में देखते हैं कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। यानी सवाल क्या कहा तीसरे नंबर में कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और वो क्यों करती थी। पहला पूछा क्या कि किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, तो उसके जवाब में आपको लिख रखा है कि रुकैया भाभी शम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। ये उसका जवाब मिल गया। और क्यों का ये है क्योंकि वो काफी गरीब थी। ये क्यों उसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो काफी गरीब थी और वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन पढ़ाने से माजूर थे गुर्बत की वजह से। यानी शम्मी जो थी ना, वो काफी गरीब थी और गुर्बत की वजह से उसके वालिदैन उसको पढ़ाने से मजबूर थे, इसलिए रुकैया जो थी वो शम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। चूंकि वो काफी गरीब होने की वजह से रुकैया उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? ये चौथा सवाल है आपके किताब का। जवाब में बताया कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा था कि एक गरीब लड़की थी। कौन? कि एक गरीब लड़की शम्मी, जिसकी तालीम का खर्च खुद रुकैया उठाती थी। ठीक है ना। एक रोज वह उसके घर आई और रोने लगी काफी इसरार के बाद। इसरार का मतलब ये होता है कि काफी पूछने के बाद, यानी रुकैया उससे पूछने लगी कि बताओ तुम क्यों रो रही हो, रोने की वजह बताओ। काफी इसरार के बाद बताई कि दूसरे दिन उसके भाई के एमए की फीस भरनी है, यानी एमए में दाखिला कराना, उसका फीस भरना है। रुपया का अब तक कुछ इंतजाम न हो पाया है, इसीलिए चूड़ियों को बेचना पड़ा था। ठीक है ना। यानी कि ये जब उसके घर पे आई, रुकैया के घर पे आई, शम्मी आई और रोने लगी, तो रुकैया उससे पूछी कि भाई बताओ क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी है? तो वो बताई कि हमारे भाई की एमए की फीस भरनी है और अभी तक रुपया का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। तो रुकैया क्या बोली? वो सोने की चूड़िया ला कर 2 चूड़िया दी और उसके बाद बोली कि ले जाओ इसे बेचकर और अपने भाई के फी भर देना। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल में जिक्र किया, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? उसके जवाब में जिक्र किया कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। तो ये आपके सवाल का जवाब रहा। ठीक है ना। चलिए